हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का एनसीईआरटी का भूगोल बुक से अध्याय 6 जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल सीटेट क्लास 6 to 8 तथा बीपीएससी तैयारी 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए तैयार किया गया है। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 6, 7, 8 तक का जितने भी भूगोल के अध्याय हैं उस सभी से MCQ हमने करा दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और प्रेजेंट में हमने क्लास 9 का भी हम कर रहे हैं, तो जिसमें से ये हमारा आखिरी अध्याय है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 अध्याय करा रखा है। उन सभी का जो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी भूगोल के नाम से प्ले लिस्ट में बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी। बात बिल्कुल सही है, ध्यान रखना आपको कि भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी। ठीक। दूसरा कथन कह रहा है कि पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1947 में हुई थी। यह कथन गलत है। पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में की गई थी, और यहाँ से नियमित हर 10 साल पर जनगणना यहाँ से शुरू हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो तीसरा कथन यहाँ पे वो भी सही है, जो लिखा है कि जनगणना हर 10वें वर्ष नियमित रूप से आयोजित की जाती है। तो तीसरा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं आपसे कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे 1 और 3 कथन सही है। व्याख्या देख लीजिए। जनगणना समय समय पर की गई जनसंख्या की एक आधिकारिक जनगणना है। भारत में पहली जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी। पहली पूर्ण जनगणना हालांकि 1881 में की गई थी। तब से हर 10वें वर्ष में नियमित रूप से जनगणना आयोजित की जाती रही हैं। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों का सबसे व्यापक स्रोत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या दुनिया की आबादी का 17.5% है। और वहीं दूसरा कथन दिया है कि विश्व के कुल भूमि क्षेत्रफल का 2.4% भाग भारत के पास है। तो बात करें पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का 17.5% है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं। कुल आबादी मान लेते हैं यदि 100 है, 100 में से 82.5% भारत को छोड़ करके, जबकि भारत के पास कितना है 17.5% है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि विश्व के कुल भूमि क्षेत्रफल का, अर्थात जितना भी कुल भूमि है उसका 2.4% जो है वो भारत के पास है, तो ये भी कथन सही है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। अगर ये कुल क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड का, तो उसमें से 97.6% जो है वो भारत को छोड़ करके, बाकी भारत के पास कितना है 2.4% है। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। राइट, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। दूसरा है, बी में दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और तीसरा दिया है कि भारत की लगभग आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में रहती हैं। भारत की लगभग आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में रहती है, निवास करती हैं। बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो बात करें हम लोग पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन दिया है जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बिल्कुल कथन सही है। यहाँ पे मात्र देखेंगे तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे मात्र 17 लोग निवास करते हैं, जो कि भारत में सबसे कम है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे लगभग 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि 17 यहाँ पे 1102, कितना अंतर है ना। तो ये कथन भी सही है। सबसे अधिक देखेंगे जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का है। वहीं सी कथन में दिया है कि भारत की लगभग आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में निवास करती है, तो ये भी कथन सही है। ध्यान रखिएगा कि भारत में 5 राज्य जो हैं वो 5 राज्य मिल करके देश की कुल आबादी का आधी आबादी वहीं पर निवास करती हैं। वो 5 राज्यों का नाम कौन कौन सा है, तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम से। एक तो उत्तर प्रदेश है, एक महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्य मिल करके कुल आबादी का आधा निवास यहीं पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16 है ये,
16 9 कितना हो जाएगा, 16 4 20 और 5 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 5 30 और 4 34, और 34 8 कितना हो जाएगा, 42, और 42 7 कितना हो जाएगा, 49। तो लग कह सकते हैं लगभग यहाँ पे आधा जो आबादी है इन 5 राज्यों में निवास करती हैं। ठीक है, इस डायग्राम से साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों की जो आबादी है वो कुल आबादी का लगभग आधा यहाँ पे निवास करती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये कथन भी बिल्कुल सी भी सही है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी कथन यहाँ पे सही है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 5 राज्यों का नाम हमने जो बताया वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जनसंख्या घनत्व की गणना प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में की जाती है। ठीक है, वही दिया है दूसरा कथन कि केवल बांग्लादेश और चीन में भारत की तुलना में अधिक जनसंख्या घनत्व है। और तीसरा कथन है कि वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन है, जनसंख्या घनत्व की गणना प्रति व्यक्ति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में की जाती है। बिल्कुल कथन सही है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। जनसंख्या घनत्व का डिफिनेशन भी यही है कि जनसंख्या घनत्व की गणना प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में की जाती है। अर्थात एक इकाई यानी कि मान से लेते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति जो वर्ग किलोमीटर होता है ना, तो ये मान लेते हैं कि ये 1 किलोमीटर इधर ले लेते हैं। इस तरीके से चारों तरफ 1 किलोमीटर का एरिया है, तो इसमें जो निवास कर रहे हैं तो इसमें कितने लोग रहते हैं, है ना, तो इसमें जितने लोग रहते हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो ये कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व की गणना प्रति इकाई क्षेत्रफल, तो 1 इकाई क्षेत्रफल हुआ ना, यहाँ पर 1 का गुना 1 से करें तो क्या होगा, तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उन सब व्यक्तियों की संख्या को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि केवल बांग्लादेश और चीन में भारत की तुलना में अधिक जनसंख्या घनत्व है, ये कथन गलत है। यहाँ पे देखेंगे कि भारत से ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बांग्लादेश का, चीन का है। किसका है, माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश और आपका जापान का है। ठीक है, बांग्लादेश और जापान का, यहाँ पे चीन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जापान इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बांग्लादेश और जापान का जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत से अधिक है। ठीक है, सिर्फ 2 देश का, तो ये कथन गलत हो गया यहाँ पे। वहीं बात करें तीसरा कथन के बारे में, तो तीसरा कथन दिया है, वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भी कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो है भारत का वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है कि गलत कौन सा है, तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 यहाँ पे दोनों गलत है, बाकी पहला कथन यहाँ पे सही है। अच्छा, अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व अधिक किसका है, किस देश का है, तो याद रखिएगा मोनाको। मोनाको एक देश है, छोटा सा देश है। ठीक है, इसका जनसंख्या घनत्व विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है 19,361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, जनसंख्या वृद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है, यह एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को संदर्भित करता है। दूसरा कथन है कि इसे पूर्ण संख्या और प्रति वर्ष प्रतिशत परिवर्तन के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे बात करें पहला कथन के बारे में। पहला कथन दिया है कि यह एक विशिष्ट अवधि के दौरान, यानी कि खास एक स्पेशल कोई अवधि होगा उसके दौरान किसी देश के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को संदर्भित करता है, कितना संख्या बदला है। जैसे कहने मतलब है कि 2011 में कुछ था, अब जब नया जनगणना जब जारी की जाएगी, ठीक है, जब जनगणना होगा जारी किया जाएगा तो उसमें से जो वृद्धि देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वही क्या दिखा देगा, जनसंख्या वृद्धि दिखाएगा उसमें। ठीक है, या फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2001 में जनसंख्या मान लेते हैं कि 100 था, ठीक है, और 2011 हो गया यहाँ पे मान लेते हैं 120, तो यहाँ पे वृद्धि कितना देखने को मिला, 20, कितना में से 100 में से। इसको अगर परसेंटेज चेंज करेंगे तो निकल जाएगा 20%। कह सकते हैं कि 20% की वृद्धि हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है कि यह एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को संदर्भित करता है, जो कि कथन सही है। सेकेंड कह रहा है कि इसे पूर्ण संख्या और प्रति वर्ष प्रतिशत परिवर्तन के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, पूर्ण संख्या में दिखाएंगे, दशमलव दिखाएंगे ही नहीं। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि 6.4 इस तरीके से वृद्धि हुई है, मतलब की संख्या का वृद्धि हुआ। परसेंटेज तो नहीं कह सकते, परसेंटेज तो हो सकता है, लेकिन 6.4 कहें कितने लोग वृद्धि हुआ,
है ना। तो ये थोड़ा सा डेटा हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण संख्या में लेंगे, होल नंबर में लेंगे। और साथ ही कह रहा है कि प्रतिवर्ष प्रतिशत, तो प्रतिवर्ष के रूप में, प्रतिशत के रूप में दिखा सकते हैं कितना परिवर्तन हुआ है, 2001 में कितना हुआ, 2002 में कितना हुआ, 2003 में कितना हुआ। तो इस तरीके से भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भी कथन सही है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है कि एक बहुत बड़ा भूखंड है जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टता अलग होता है, उसे महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि बहुत बड़ा भूखंड है जो कि महाद्वीप के शेष भाग से, महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टता पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रहा है कि वो अलग है, उसे उप महाद्वीप कहा जाता है। तो ये कथन सही होगा। बी कह रहा है कि एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्र में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह को जीवोम कहा जाता है। तो ये भी कथन सही है कि एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप जो समूह होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, जो पाए जाते हैं, उसे जीवोम कहा जाता है। ये कथन सही है। वहीं सी कह रहा है कि एक आरक्षित क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति, वन जीव जंतुओं का प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है, उसे नेशनल पार्क कहा जाता है। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। पूछा है गलत कौन है, तो कोई भी गलत नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। वहीं दूसरा कथन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 80.9% है। बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए पहला कथन बिल्कुल सही है कि 7 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति हो जो किसी भी भाषा में, कोई भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई खास स्पेशल हिंदी जानना हो चाहे इंग्लिश ही जानना हो, कोई भी भाषा वो जानता हो, समझ सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। ठीक है, वहीं बात करें हम दूसरा कथन के बारे में, तो दूसरा कथन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 80.9% है। तो ये कथन गलत है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें तो जो भारत का जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो है आपका 73% अप्रॉक्स। ठीक है, 73%, ना कि 80%। ठीक है, 80.9% जो है वो कह सकते हैं पुरुषों का साक्षरता दर है, ये सही है। ठीक है, तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, पहला सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल यहाँ पे 1 सही है। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स। जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। भारत में साक्षरता के इस स्तर में लगातार सुधार हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो देश में साक्षरता दर 73% है। पुरुषों के लिए 80.9% और महिलाओं के लिए 64.6% है। और दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको लगभग 73% के अराउंड मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन वाले क्षेत्र में, प्रस्थान एवं आगमन दोनों वाले क्षेत्रों में। तो जाहिर सी बात है, प्रस्थान करें या फिर कहीं से कोई लोग आ करके बसते हैं तो उससे भी आबादी का जो वितरण होता है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, प्रस्थान मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तभी आबादी में परिवर्तन, तभी वहाँ आबादी की संख्या, वितरण, संरचना परिवर्तन देखने को मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति को कोई जनसंख्या यदि उठ करके किसी दूसरे क्षेत्र में जाती है तो भी उसे कह सकते हैं वहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम हो सकता है। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन दर, अधिक विवाहित जोड़े। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च जन्म दर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है। बताना है कि कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है। एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, या फिर प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या होने वाले वृद्धि, या फिर जनसंख्या वृद्धि की दर, या फिर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना, जनसंख्या वृद्धि की दर। ये बताएगा जनसंख्या वृद्धि का परिमाण। ठीक है, वहीं बात करें हम थोड़ा सा ये वाला ऑप्शन के बारे में कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो इसे क्या कहते हैं हम, जिसे हम लोग कहते हैं लिंगानुपात। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जो अपने नाम को पढ़ लिख सकता है, जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है, या फिर जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ लिख सकता है, जो पढ़ना लिखना एवं अंक गणित तीनों जानता है। क्या हो सकता है इसका आंसर। तो साक्षर व्यक्ति वह है, ठीक है,
जिसकी उम्र 7 वर्ष है या फिर इससे अधिक है, ये थोड़ा सा पॉइंट छूट गया यहाँ पे, जिसकी उम्र 7 वर्ष है या उससे अधिक है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ लिख सकता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है 2011 की जनगणना जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बताना है 2011 की जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। वापस जब इस आप डायग्राम पर देखते हैं तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है, 16% है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है ना, 16% के अराउंड है। तो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है भारत ने कब व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया। 1952 में, 56 में, 55 में या फिर 54 में। तो याद रखना है कि 1952 में चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो प्रजनन दर को कम करना और जनसंख्या वृद्धि दर को धीमा करने के लक्ष्य के साथ ये परिवार नियोजन को शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये 1952 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। गुजरात, राजस्थान, बिहार या पश्चिम बंगाल। सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, राजस्थान। ठीक है, अगला सवाल है किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। लिटरेसी रेट सबसे अधिक किस राज्य का है, तो इसमें तो कुछ बात करना ही नहीं है। इसका सही आंसर सबको पता होगा, केरल इसका सही आंसर है। लगभग कह सकते हैं 100% जो है वो साक्षरता दर प्राप्त करने वाला पहला राज्य भी है ऐसा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है केरल राज्य का लिंगानुपात क्या है। 1000 पुरुष पर 1001 महिला, या फिर 1000 पुरुष पर 821 महिला, या फिर 1000 पुरुष पर 861 महिला, या फिर 1000 पुरुष पर 8,1058 महिला। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1000 पुरुष पर 1058 महिला, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये क्या दर्शा रहा है, लिंगानुपात को दर्शा रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ देखने को मिलता है, तो केरल में ही देखने को मिलता है, जो कि 1000 पुरुष पर 1058 महिलाएँ देखने को मिलती हैं। वहीं सबसे कम के बारे में बात करें तो देखने को कहाँ मिलेगा, हरियाणा में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है। 2011 की जो जनगणना हुआ उसके अनुसार बताना है कि भारत में लिंगानुपात क्या है। 1000 पुरुष पर 933 महिला, या फिर 1000 पुरुष पर 950 महिला, या फिर 1000 पुरुष पर 821 महिला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है 1000 पुरुष पर 933 महिला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लिंगानुपात दर्शाता है भारत का, ये ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है किशोर साधारणतः किस उम्र सीमा से जुड़े होते हैं। जो किशोर होते हैं ना वो किस उम्र के बीच के लोगों को कहा जाता है। 5 वर्ष से कम को तो ये तो बच्चे होते हैं, 10 से 19 वर्ष, 15 से 29 वर्ष, या 20 से 50 वर्ष। तो 50 वर्ष तो फिर युवा सा चला जाएगा, तो ए और डी तो होगा नहीं। बचा मेरे पास 2 ऑप्शन बी और सी। अब बताइए इसमें से क्या हो सकता है, अगर पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताते हैं इसका आंसर क्या होगा, 10 से लेकर के 19 वर्ष। ठीक है, 10 से 19 वर्ष के बीच के जो उम्र सीमा होता है वो किशोर का होता है। इसके बाद युवा का नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। देशों के अंदर, देश के अंदर, या फिर राज्य के अंदर, या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। ठीक है, देशों के बीच हो गया। ठीक है, देशों के बीच हो गया, देश के अंदर तो अलग चीज़ें हैं। देशों के बीच होना यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में ट्रांसफ़र हो जाना। ठीक है, आवास को चेंज कर लेना। और बी में है कि देश के अंदर, अपने ही देश में एक से दूसरे स्थान चले जाना। राज्य के अंदर या अपने राज्यों में ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। क्या होगा इसका सही आंसर, आंतरिक प्रवास क्या होता है। तो याद रखना है यहाँ पे देश के अंदर क्या होगा, देश के अंदर। ठीक है, आंतरिक प्रवास जो होता है देश के अंदर हम लोग जो प्रवास कर जाते हैं, जैसे एक राज्य से दूसरे स्थान चले गए या एक कोने से दूसरे कोने में चले गए, तो हम लोग क्या कहेंगे, आंतरिक प्रवास कहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला सवाल है और इस अध्याय का अंतिम सवाल है निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग एक वयस्क को दर्शाता है। 15 वर्ष से कम तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, 15 वर्ष से कम आयु का नहीं होगा। फिर है 59 से अधिक, तो ये तो बुढ़ापा वाला गया स्थिति। ठीक है, तो 15 वर्ष से 59 वर्ष एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और एक दिख रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, बी या फिर डी।
तो जो वयस्क का जो स्थिति दर्शा रहा है इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की आयु को हम लोग क्या कहते हैं, वयस्क कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही होगा। तो ये था इन 20 इंपॉर्टेंट MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसी तरह के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।